हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के टॉप मोस्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है। फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हु इज़ द पोट ऑफ द पोम अ फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ का लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्ली टोल्सन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द पोम अ फोटोग्राफ अबाउट, यानी कि फोटोग्राफ में किसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिब्यूट द पोर्ट्स मदर, यानी कि कवित्री की माँ की स्मृति के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द पोर्ट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, कि जब फोटोग्राफ लिया गया था उस वक्त कवित्री की माँ की उम्र क्या थी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वेन डिड हर मदर डाई, यानी कि माँ की मृत्यु कब हुई थी। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 ईयर्स एगो, यानी कि 12 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ में कितने लोग थे। तो फोटोग्राफ में 3 गर्ल्स थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ, यानी कि फोटोग्राफ जो बनाया गया था वो किस मटेरियल से बनाया गया था। तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्डबोर्ड में बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर, यानी कि माँ के दोनों ओर कौन थी। तो दोनों ओर उसकी कजिन्स थी, यानी कि बेटी और डोली थी फोटो में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ में तीनों क्या कर रही थी। तो तीनों उसमें होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पेडलिंग, यानी कि तीनों हाथ पकड़ी हुई थी और पेडलिंग यानी कि समुद्री तट पे जो वेव आ रहा था उसके पाँव में टच कर रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजिन्स, यानी कि जो फोटोग्राफ क्लिक किया था, फोटो जो लिया था वो कौन लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर, यानी कि उसकी माँ की जो है फेवरेट यादें क्या थी कवित्री की माँ की। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीच हॉलीडेज, यानी कि जो छुट्टी मनाने के लिए समुद्र तट पे गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोट। अब यहाँ पूछ रहा है कि कवि की फेवरेट यादें क्या थी। तो कवि की जो फेवरेट यादें थी वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर मदर्स लाफ्टर, यानी उसकी माँ जो तस्वीर में हंस रही थी वो कवि की फेवरेट यादें थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द फोटोग्राफ वॉज टेकन, यानी कि फोटोग्राफ जब लिया गया था उस वक्त कवित्री की उम्र क्या थी। तो उस वक्त कवित्री का उम्र क्या, उसका जन्म ही नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी व्हेन द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, क्योंकि कवित्री की माँ की उम्र उस वक्त 12 ईयर्स था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु इज़ द थर्ड बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ में तीसरी बड़ी लड़की कौन थी। तो वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवित्री की माँ थी, द पोर्ट्स मदर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द स्वीट फेस ऑफ फोटोग्राफ्स शॉट वाज दैट ऑफ, यानी कि फोटोग्राफ में सबसे स्वीट फेस किसका था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरेटर्स मदर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ में अपने माँ को कितने वर्षों के बाद हंसते हुए देखी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 ईयर्स बाद हंसते हुए देखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, देखिए यहाँ पे दूसरा पोम आ गया है कि द लेबरनम टॉप से। द लेबरनम टॉप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने उठाया है। तो देखिए फटाफट से इसमें क्या है कि हु इज़ द पोर्ट ऑफ द पोम द लेबरनम टॉप, यानी द लेबरनम टॉप को किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टेड ह्यूज से लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोम द लेबरनम टॉप, यानी कि लेबरनम टॉप में जो डिस्क्राइब किया गया है इस कविता में वो किस समय के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आफ्टरनून के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर, यानी कि सितंबर के महीने में सूर्य की स्थिति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि येलो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ फ्यू लीव्स,
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर टर्निंग येलो हो जाएगा, यानी कि अ फ्यू लीव्स आर टर्निंग येलो, यानी कि कुछ पत्तियां जो है वो पीली पड़ रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि हाउ डिड द पोट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री इन द पोम द लेबरनम टॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टिल एंड साइलेंट हो जाएगा। यानी कहा गया है कि द लेबरनम टॉप में पोएट जो है, कवि जो है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टुवर्ड्स द ट्री, यानी कि गोल्डफिंच एक पक्षी का नाम है और बता रहा है कि ये पक्षी जो है अपने पेड़ पे क्यों आया। तो ये पक्षी पेड़ पे इसलिए आया है कि अपने बच्चे को भोजन खिलाने के लिए, यानी टू फीड हर यंग ओन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि हाउ डिड द बर्ड मूव ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यानी कि बर्ड जो है ब्रांच में, यानी कि पेड़ की शाखा में किस तरह मूव कर जाते थे। तो वो मूव करते थे लाइक अ लिजार्ड, यानी कि एक छिपकली की तरह एकदम इधर से उधर मूव कर जाते थे। माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर सी फेड हर यंग ऑन्स, यानी कि जब चिड़िया खाना खिला लेती थी, गोल्डफिश जब अपने बच्चे को खाना खिला लेती थी तो वो फिर क्या होती थी, वो फिर जो है वो सी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, यानी कि वो फिर पेड़ के अलग शाखाओं में दूसरी तरफ जा करके वो बैठ जाती थी उड़ करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लिक इन द पोम, यानी कि कहा गया कि इस पोम में एक वर्ड आया है स्लिक। स्लिक किसके बारे में कहा गया, स्लिक कहा गया है लिजार्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोम, इस कविता में इंजन भी एक शब्द आया है, यानी कि इंजन जो है वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो वो जो डिस्क्राइब करता है वो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पोम यहाँ 3 आ गया है द वॉइस ऑफ द रेन से। इसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द पोर्ट ऑफ द पोम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन में लेखक कौन है। तो इसमें लेखक जो है वॉल्ट विटमैन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि द पोम द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन, यानी कहा जाता है कि द वॉइस ऑफ रेन में जो है वो कन्वर्सेशन जो होता है, वार्तालाप जो होता है वो किन दो लोगों के बीच में होता है। तो वो होता है पोर्ट और रेन के बीच में होता है, यानी कि कवि और वर्षा के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द पोर्ट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी कि पोर्ट कवि जो है वो फॉलिंग शावर से, यानी कि बारिश की बूंदों से क्या पूछता है। वो पूछता है कि हु आर यू, यानी कि ओल्डेस्ट मॉडल में अगर इसको कहा जाए तो एंड हु आर दो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द रेन रिप्लाई टू द पोर्ट्स क्वेश्चन हु आर यू, यानी कि हु आर यू जब पोर्ट वर्षा के बूंद से पूछा तो क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई दिया। तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, यानी कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द पोर्ट वॉल्ट विटमैन आस्क्स अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, हु डज दो रिफर टू, यानी कि कहा जाता है, यानी कि इसमें कहा जाता है कि हु आर दो जो कहा गया एंड हु आर दो वो क्या रिफ़र करता है। तो वो रिफ़र करता है शावर, यानी कि आपको बताया गया था ये इसमें है कि यहाँ से पृथ्वी से यहाँ से क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है और ये क्या होता है रिसाइकल होते हुए ये क्या करता है, ये घूमते रहता है। यहाँ से इवेपोरेशन होकर के पानी पड़ता है फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये हमेशा रिसाइकल लगा हुआ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द रेन अकॉर्डिंग टू द पोर्ट इज अ सोर्स ऑफ, यानी कि कहा जाता है कि जो रेन जो है वो अकॉर्डिंग पोर्ट के अनुसार क्या है। तो पोर्ट के अनुसार जीवन है, यानी हमारे अनुसार भी जीवन ही होना चाहिए, यानी कि जल ही जीवन है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि द एक्सप्रेशन टू लिव मीन्स, सॉरी द एक्सप्रेशन टू लैफ मीन्स, यानी कि टू लैफ मीन्स क्या होता है। तो जो पानी जो पड़ता था, यानी कि बूंदें जो पड़ती थी वो क्या कहती थी कि हम पूरे पृथ्वी को धो देते हैं, पूरे पृथ्वी को वॉश कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि व्हाट डज द पोर्ट कंपेयर द रेन विद, यानी कि कवि जो है वो रेन को
किससे कंपेयर कर रहा था, वर्षा को किससे कंपेयर कर रहा था, वर्षा को सॉन्ग से कंपेयर कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि व्हाई डज द पोट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग, यानी कि वो रेन को जो है वो सॉन्ग से क्यों कंपेयर कर रहा था, वो सॉन्ग से इसलिए कंपेयर कर रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रॉम विच टू प्लेसेस डज द रेन राइज इन द फ्रॉम टू वाटर वेपर, यानी कि कहा जाता है कि इसमें जो है दो प्लेसेस का जिक्र किया गया है, वो किसके किसके बीच में किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैंड एंड बॉटमलेस सी से किया गया है इसका तुलना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर पोम आ गया है, अगला पोम आ गया है यानी चाइल्डहुड। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु इज़ द पोट ऑफ द पोम चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड का जो लेखक है वो कौन है, तो चाइल्डहुड का जो लेखक है वो है मार्कस नाटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द पोम चाइल्डहुड अबाउट, यानी कि चाइल्डहुड में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें जो बताया गया है वो तो इसमें जो मुख्यतः बताया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि पोर्ट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी कि कवि जो है अपने बचपन को खो दिया है, इसी के बारे में ये एक पूरा कविता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि बोला जाता है कि जो ये अपना बचपन को जो खोया वो कितने वर्ष में खो दिया कवि के अनुसार, तो कवि के अनुसार इसमें जो कविता में आया है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि ये जो हेल एंड हेवन है यानी स्वर्ग और नरक जो है यह किस बुक में नहीं पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन ज्योग्राफी बुक्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि द पोट वांट्स टू नो, यानी कि कवि जानना चाहता था, कवि क्या जानना चाहता था, तो कवि जानना चाहता था ऑप्शन नंबर डी में है इसका जवाब कि द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन में जो अपना बचपना जो जिस दिन खोया था उस दिन को जानना चाहता था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिम्बोलाइजेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनोसेंस हो जाएगा, यानी कि सिम्बोलाइजेस किया गया है, यानी कि एक मासूमियत को जानना चाहता था वो, ठीक है, मासूमियत की सच्चाई जो बचपन में जो खो दिया था वो अपना बचपना को, उसके बारे में जानना चाह रहा था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से देखेंगे बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकॉर्डिंग टू द पोर्ट अडल्ट्स आर डैश, तो देखिए इसमें कहा गया है कि पोर्ट के अनुसार अडल्ट्स हम कहते हैं 18 प्लस उम्र वाले को अडल्ट्स कहते हैं, तो पोर्ट के अनुसार अडल्ट्स जो था वो क्या था, वो था हाइपोक्राइट्स, यानी कि जो पाखंडी था, पोर्ट के अनुसार जो अडल्ट्स जितने भी हैं वो पाखंडी हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद, तो इसमें भी सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी इनोसेंस हो जाएगा, यानी कि चाइल्डहुड जो होते हैं वो किस हमेशा मतलब मासूमियत भरा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे कि चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेन, यानी कि इसमें कहा गया है कि चाइल्डहुड कब खो जाता है, तो चाइल्डहुड तब खो जाता है जब हम मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैच्योरिटी जब हम में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारी हंसी में भी राज छुपा हुआ होता है, हम जो रोते हैं उसमें भी कई बड़े राज छिपे हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फिर अगला पोम आ गया है यहाँ पर फादर टू सन, इसका जो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि हु इज़ द पोर्ट ऑफ द पोम फादर टू सन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर एलिजाबेथ जेनिंग्स हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द पोम फादर टू सन अबाउट, यानी कि इस पोम में फादर टू सन के बारे में क्या बताया गया है। इस पोम में बताया गया है कि अनसेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र के बीच में कभी भी ठीक प्रकार से प्रेम प्रसंग का मामला यानी कि ठीक प्रकार से दोस्ती नहीं रहता था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये मॉडल सेट का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर है इसका कि अकॉर्डिंग द पोम फादर टू सन वी हैव लिव्ड इन द सेम हाउस ऑफ ईयर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर
ए ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, यानी कि फादर एंड सन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फादर इज रेडी टू, यानी कि द फादर इज रेडी टू, फादर रेडी था, किसके लिए रेडी था? फॉरगिव हिम, यानी फॉरगिव हिम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइलेंस सराउंड्स अस, इट डिनोट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्प्टीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फटाफट से, और यहाँ पे एंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी प्रश्न थे ये आपके एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप ये वीडियो में सारे प्रश्नों को ठीक प्रकार से कर लेंगे और कल जा करके देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न इससे मिल सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।